बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज हम अपने लेक्चर का आगाज़ एक्सरसाइज 13.3 क्वेश्चन नंबर 6 के ए पार्ट से करेंगे। आज के इस लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 6 का ए और बी पार्ट जो है वो दोनों सोल्व करेंगे। आपने वीडियो को एंड तक देखना है ताकि आपका कोई लेक्चर मिस ना हो, आपका कोई कंसेप्ट मिस ना हो। सबसे पहले हम क्वेश्चन की स्टेटमेंट देखते हैं। क्वेश्चन की स्टेटमेंट है हमारे पास, द रेपुटेशंस एंड हैंड सेल्स ऑफ अ मैनी बिजनेस कैन बी सीवरली डैमेज्ड बाय शिपमेंट्स ऑफ मैन्युफैक्चर्ड आइटम्स दैट कंटेन एन अनयूजली लार्ज परसेंटेज ऑफ डिफेक्टिव आइटम्स। अ मैन्युफैक्चरर ऑफ फ्लैश बल्ब्स ऑफ कैमराज may want to be reasonable certain that less than 5% of its bulbs are defective. Suppose 300 bulbs are randomly selected. A very large shipment each is tested and 290 good bulbs are found. Does this provide sufficient evidence for the manufacturer to conclude that the fraction defective in the entire shipment is less than 0.05 u 0 alpha 0.01? स्टूडेंट, क्वेश्चन में वो कह रहे हैं जी कि जो कंपनियां मैन्युफैक्चर्स आइटम बनाती हैं उनका जो ज़्यादातर माल है वो डिफेक्ट हो रहा है, और उसमें से वो कहते हैं जी कि अगर हमने पूरी पॉपुलेशन को जो है वो दिया तो उसमें से 5% जो है वो 5% से लेस जो हैं वो डिफेक्टिव बल्ब्स हैं। उसके बाद वो कहता है जी उसमें से 300 का सैंपल लिया गया जिसमें से 290 गुड्स हैं, बल्ब जो है वो अच्छे हैं, मतलब वो ठीक है। तो डिफेक्टिव कितने हुए फिर 10। अब क्वेश्चन में सिर्फ वो आपको घुमा रहा है, आपने क्वेश्चन में घूमना नहीं है। सैंपल का साइज दिया हुआ है 300, अल्फा आपको दिया हुआ है 0.01, और पूरी पॉपुलेशन में से जो डिफेक्टिव की परसेंटेज है वो 5% है, तो पाई की वैल्यू आ गई 0.05। अब हमें वो कह रहे थे कि आपने डिफेक्टिव जो बल्ब्स हैं उनको टेस्ट करना है। तो जब हमने डिफेक्टिव को टेस्ट करना है तो 300 के सैंपल में से जो 290 हैं वो गुड हैं, वो ठीक हैं, तो खराब कितने हुए फिर 10। तो इसलिए यहाँ पे x क्या होगा 10 और n जो है वो 300 है। तो पहला स्टेप हमारे पास होता है जी नल एंड अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। इसमें हमने एज नोड और एच वन की वैल्यू लिखनी होती है। एज नोड में वो कह रहा है जी कि हमारे पास जो है जो कंपनी क्लेम कर रही है तो वो कह रही है 5% से लेस जो है वो डिफेक्टिव है, और जब भी कुछ चीज़ क्लेम करेगी, क्लेम करें हम कहेंगे नहीं कि ऐसा नहीं है बल्कि उससे ज़्यादा डिफेक्टिव होगी। तो एज नोड में जो पाई है ग्रेटर देन इक्वल टू 0.05 है। अल्टरनेटिव होता है एज वन, इसमें हम इसका उल्ट लिखते हैं तो पाई लेस देन 0.05। उसके बाद लेवल नंबर 2 होता है लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, इसमें हम अल्फा की वैल्यू लिखते हैं और अल्फा की वैल्यू उसने दी हुई है 0.01। नंबर 3 होता है टेस्ट स्टैटिस्टिक, और प्रोपोर्शन के जितने भी क्वेश्चन होंगे ना उसके लिए हम जी डिस्ट्रीब्यूशन इस्तेमाल करते हैं, के डिस्ट्रीब्यूशन इस्तेमाल नहीं करते, ये हमें याद रखना है। तो इसके लिए जो यूज होगा वो होगा जी, जो कि इक्वल होता है p माइनस पाई डिवाइडेड बाय पाई इनटू 1 माइनस पाई ओवर n, और इसके ऊपर आता है जी अंडर रूट। ये हमने फार्मूला यूज करना है। नंबर 4 होता है कैलकुलेशन। कैलकुलेशन में हमें p चाहिए, पाई चाहिए और n चाहिए। पाई भी है, n भी है, p नहीं है। तो p जो है इसका फार्मूला होता है x ओवर n। x होती है सक्सेस। सक्सेस से क्या मुराद है कि जिसका आप प्रोपोर्शन फाइंड करना चाह रहे हैं। तो उसने कहा कि टोटल जो है 300 में से 290 जो है वो गुड बल्ब थे, वो ठीक थे, तो डिफेक्टिव कितने हुए 10। कैसे पता चला? 300 में से जो गुड है वो माइनस कर दें तो बाकी जो बचेंगे वो आपके पास बचेंगे डिफेक्टिव। तो x इज इक्वल टू 10 ओवर 300, तो ये आंसर आ गया 0.03। अब GC से मुराद है जी कैलकुलेटेड, ये इक्वल है p माइनस पाई ओवर पाई इनटू 1 माइनस पाई ओवर n का अंडर रूट। p अभी हमने फाइंड कर लिया है 0.03,
माइनस 0.05 डिवाइडेड बाय 0.05, 1 माइनस 0.05 और n है आपके पास 300 और इसके ऊपर है जी अंडर रूट। ऊपर वाले को माइनस किया तो ये आ गया 0.02, नीचे वाले को माइनस किया तो हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है, सॉरी ये आ रहा था 0.033, यहाँ पे क्या आएगा 0.033, उसमें से माइनस किया तो माइनस करने से जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 0.017। नीचे वाले को जब सिंप्लीफाई किया तो वो आ रहा है 0.0126, डिवाइड किया तो ये हमारे पास आ गया z कैलकुलेटेड माइनस 1.351, माइनस 1.351, ये माइनस में आ रहा है आपके पास। यहाँ तक आपका स्टेप 4 हो गया मुकम्मल कैलकुलेशन। नंबर 5 होता है कि आपके पास क्रिटिकल रीजन। क्रिटिकल रीजन में हम क्या करते हैं, क्रिटिकल वैल्यू फाइंड करते हैं जो बताती है कि H नॉट रिजेक्ट होगा या एक्सेप्ट होगा। Z अल्फा, अब ये वन टेल टेस्ट है, कैसे पता चला, अगर H नॉट और H1 में यहाँ पे इक्वल टू का साइन हो और यहाँ पे नॉट इक्वल टू का साइन हो तो फिर ये टू टेल टेस्ट होता है। तो अगर टू टेल टेस्ट हो तो हम अल्फा को 2 पे डिवाइड करते हैं, ये वन टेल टेस्ट है इसलिए हम अल्फा को डिवाइड नहीं करेंगे, तो ये आएगा Z अल्फा की वैल्यू 0.01। इसको Z वाले टेबल में देखा, टेबल नंबर 10 का जो बी पार्ट है, टेबल में देखने से ये आंसर हमारे पास आ रहा है जी 2.33। अब आप ये कहेंगे जी कि आपके पास वहां पे जितनी भी वैल्यूज आ रही हैं वो माइनस में आ रही हैं। आप जौन सा टेबल देखेंगे Z का या T का तो आपके पास वैल्यूज माइनस में आएंगी। अब आपको कैसे पता चलेगा कि प्लस लिखने के माइनस लिखना है, अगर वन टेल टेस्ट में कैलकुलेटेड वैल्यू माइनस में है तो आप टेबल वाली वैल्यू के साथ भी माइनस लगा देंगे। अगर कैलकुलेटेड वैल्यू आपकी प्लस आ रही है तो टेबल वाली वैल्यू के साथ भी प्लस लगा देंगे। आगे हम लिखेंगे रिजेक्ट H नॉट इफ, यहाँ पे H नॉट आपने लिखना नहीं है, सिर्फ ये इतना ही लिखना है कि अगर Z कैलकुलेटेड जो है उसकी वैल्यू लेस देन या इक्वल टू होगी -2.33 से तो हम अपने H नॉट को रिजेक्ट कर देंगे। यहाँ तक आपका स्टेप 5 मुकम्मल हो गया जी। उसके बाद है स्टेप 6 कंक्लूजन। अब देखें जी, सिंस जो हमने Z कैलकुलेट किया है उसका आंसर आ रहा है -1.351 और ये ग्रेटर है Z अल्फा से, जो टेबल वाली वैल्यू है वो है -2.33। सो वी डू नॉट रिजेक्ट H नॉट, इसलिए हम अपने H नॉट को रिजेक्ट नहीं करेंगे। हमने कहा था कि अगर टेबल वाली वैल्यू इस वैल्यू से छोटी होगी तो रिजेक्ट करेंगे, लेकिन हमारी जो कैलकुलेटेड वैल्यू आ रही है वो इससे बड़ी आ रही है, क्योंकि माइनस की वैल्यू जितनी छोटी होती है उतनी बड़ी होती है। तो H नॉट को रिजेक्ट ना करने का मतलब ये कि हम H नॉट को एक्सेप्ट कर रहे हैं। और H नॉट हमें ये कह रहे थे, वो कंपनी जो क्लेम कर रही थी कि उनकी जो आइटम्स हैं वो 5% से लेस हैं, तो ऐसा नहीं है। कंपनी का जो क्लेम है वो गलत है। उनकी जितनी भी आइटम्स हैं, मैन्युफैक्चर्ड आइटम्स हैं, वो 5% से ज़्यादा डिफेक्टिव हैं। तो स्टूडेंट ये था क्वेश्चन नंबर 6 का ए पार्ट। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 का बी पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 6 का बी पार्ट। A supplier of components to a motor industry makes a particular product which sometimes fail immediately it is used. He controls his manufacturing process so that the proportion of faulty products is supposed to be only 4%. Out of 500 supplied in one batch, 28 proved to be faulty. Has the process gone out of control to produce too many faulty products? Test at alpha 0.05 applying continuity correction.
तो स्टूडेंट ये क्वेश्चन है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 6 का बी पार्ट, जिसमें वो कह रहे हैं कि एक सप्लायर है जो कंपोनेंट सेल करते हैं, वो सेल करने से वो कहते हैं जी वो जब भी उनको यूज़ करते हैं तो इमीडिएटली फ़ौरन जो है वो ख़राब हो जाते हैं। आगे वो कह रहे हैं जी कि अगर पूरी लाट में से 4% जो है वो फॉल्टी, मतलब अगर वो 100 बनाए तो उसमें से 4 जो होती हैं वो ख़राब होती हैं। उसके बाद वो कहते हैं जी 500 का एग्जाम्पल लिया गया जिसको टेस्ट किया गया, टेस्ट करने से पता चला कि 500 में से 28 जो है वो ख़राब है। आगे वो कहते हैं कि हैज़ द प्रोसेस गॉन आउट ऑफ कंट्रोल, क्या जो प्रोसेस है वो आउट ऑफ कंट्रोल है, मतलब जितना वो कह रहे हैं कि उतनी ही ख़राब होती हैं या उससे ज़्यादा होती हैं, और अल्फा की वैल्यू 0.05, और आगे वो कह रहा है कि आपने कॉन्टीन्यूटी करेक्शन भी अप्लाई करना है। सबसे पहले देखें कितनी ख़राब थी 28, कितने में से 500 में से, और वो जितनी बनाते हैं पॉपुलेशन की जो वैल्यूज हैं उसमें सिर्फ 4% जो वो कहते हैं ख़राब हो रही है। तो पाई की वैल्यू 0.05, अल्फा उसने बता दिया 0.05। अब यहाँ पे हमने लिखनी है पाई की वैल्यू। अब पाई की वैल्यू लेस देन आएगी ग्रेटर देन आएगी, क्या होगी, मतलब उसने ये कहा है कि जो टेस्ट करने से वो जो उनका प्रोसेस है वो कंट्रोल हो जाता है। कंट्रोल होने से बाद ये है कि जो जितनी वो कह रहे हैं वो या उससे कम जो है वो खराब होती है, मतलब पाई की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 0.04 और यहाँ पे आएगा ग्रेटर देन 0.04। इसकी समझ आएगी ये कैसे लिखा है। वो कह रहे हैं प्रोसेस जो है क्या वो आउट ऑफ कंट्रोल है। आउट ऑफ कंट्रोल कब होगा, जब वो 4% से ज़्यादा खराब करेगा। तो एज नोट में हम लिखेंगे कि वो 0.04 या उससे लेस जो है वो खराब कर रहा है, तो एज 1 में हम लिखेंगे कि उससे ज़्यादा खराब कर रहा है। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस में अल्फा की वैल्यू टेस्ट स्टैटिस्टिक, इसमें वो कह रहे हैं जी अब आपने कॉन्टिन्यूटी करेक्शन जो है वो यूज़ करना है। क्या यूज़ करना है, कॉन्टिन्यूटी करेक्शन क्या होती है, पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये क्यों हम यूज़ करते हैं। अब क्वेश्चन में उसने खुद ही बता दिया है कि आपने कॉन्टिन्यूटी करेक्शन यूज़ करना है। अदरवाइज कॉन्टिन्यूटी करेक्शन तब हम यूज़ करते हैं जब आपके पास वेरिएबल डिस्क्रीट हो और उसको हमने कॉन्टिन्यूस बनाना हो, तो फिर हम कॉन्टिन्यूटी करेक्शन फैक्टर जो है वो यूज़ करते हैं। लेकिन यहाँ उसने क्वेश्चन में बता दिया तो हम उसी को फॉलो करेंगे। अब जो z का फार्मूला होगा ना वो ये होगा x माइनस 0.5 माइनस n इंटू पाई डिवाइडेड बाय n पाई इंटू 1 माइनस n पाई डिवाइडेड बाय सॉरी बस ये याद रख फार्मूला ये होगी कॉन्टिन्यूटी करेक्शन फैक्टर हमने यूज़ कर दिया। ये टेस्ट स्टैटिस्टिक है। अब नंबर 4 है कैलकुलेशन। क्या है, कैलकुलेशन में हमने z कैलकुलेटर फाइंड करनी है। x क्या है आपके पास 28 माइनस 0.5 जी 28 माइनस 0.5 माइनस n जो है वो आपके पास 500 है और पाई जो है वो 0.04 है डिवाइडेड बाय n पाई 500 मल्टीप्लाई बाय 0.04 इनटू 1 माइनस m पाई m 500 0.04 और इसके ऊपर है अंडर रूट। पहले हम ऊपर वाले को सिंप्लीफाई करते हैं। ऊपर वाले को जब सिंप्लीफाई किया इसको किया तो ये आ गया 27.5 माइनस आगे वाले को सोल्व किया इन दोनों को तो ये आ गया 20। अब इसको करते हैं इनको जब हमने सिंप्लीफाई किया तो इसको कर लेते हैं 500 को मल्टीप्लाई करते हैं 0.04 से तो ये आ गया 20 इंटू सॉरी यहाँ पे था गलती से लिखा गया ये था n पाई इंटू 1 माइनस पाई n पाई इंटू 1 माइनस पाई यहाँ पे भी जस्ट 1 माइनस पाई तो 1 माइनस 0.04 और इसके ऊपर है अंडर रूट तो ये ऊपर आ गया 7.5
नीचे वाले को हम कर देते हैं सिंप्लीफाई, 20 को मल्टीप्लाई किया और साथ ही उसका ले लिया अंडर रूट, तो ये आंसर आ गया 4.3817, 4.3817। अब इसको डिवाइड कर देते हैं, तो ये आंसर आ गया 1.711। ये आपके पास आ गया जी जी कैलकुलेटर। जब भी कॉन्टिन्यूटी फ्रैक्शन यूज करेंगे तो फार्मूला आपके पास ये होगा। नंबर 5 होता है जी क्रिटिकल रीजन। क्रिटिकल रीजन में क्या करेंगे, क्रिटिकल वैल्यू फाइंड करेंगे। अब जो है आपके पास जी अल्फा और अल्फा की वैल्यू है 0.05, क्योंकि वन टेल टेस्ट है, अल्फा को 2 पे डिवाइड नहीं करेंगे। यहाँ पे नॉट इक्वल टू का साइन होता तो फिर हम अल्फा को 2 पे डिवाइड करते। इसको जब टेबल में देखा तो ये आंसर आ गया 1.645, लेकिन माइनस में आ गया। अब हम इसको प्लस ही यूज करेंगे, क्यों? क्योंकि यहाँ हमारे पास कैलकुलेटेड वैल्यू जो है वो प्लस में आ रही है। आगे हम लिखेंगे कि रिजेक्ट एज नॉट इफ। हम अपने एज नॉट को रिजेक्ट कर देंगे कब? जब z कैलकुलेटेड जो है वो ग्रेटर देन या इक्वल टू होगा प्लस 1.645 से, कि जो हमने खुद वैल्यू कैलकुलेट की है अगर वो इस वैल्यू से बड़ी होगी या इसके बराबर भी होगी तो हम अपने एच नोट को रिजेक्ट कर देंगे। ये आपका था स्टेप 5 यहाँ तक मुकम्मल। नंबर 6 है जी आपके पास कंक्लूजन। कंक्लूजन में देखें जी, सिंस जो हमने z कैलकुलेट किया है वो आ रहा है 1.711 और ये ग्रेटर देन है z अल्फा के जो कि इक्वल है 1.645 के। सो वी रिजेक्ट एज नोट। एज नोट को रिजेक्ट करने का मतलब ये हुआ कि हम एज वन को एक्सेप्ट कर रहे हैं और एज वन ये कह रहे हैं कि कंपनी जो क्लेम कर रही थी कि उनका जो प्रोसेस है वो कंट्रोल हो गया, तो लेकिन वो आउट ऑफ कंट्रोल है। क्यों? क्योंकि उसमें जितनी भी डिफेक्टिव आइटम है वो 4% से ज़्यादा है। एक चीज़ और स्टूडेंट्स, कि जब आपके पास z कैलकुलेटेड माइनस में आएगा ना तो हम क्या करेंगे, माइनस में आएगा तो फिर लेस देन इक्वल टू का साइन यूज करेंगे यहाँ पे। अगर आपके पास z कैलकुलेटेड प्लस में आएगा तो फिर हम यहाँ पे साइन जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू का यूज करेंगे कंपैरिजन के लिए। तो स्टूडेंट्स आज के लिए मेरा यही काम है। अगर आप चैनल पे नए आए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को आपने लाजमी प्रेस करना है ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। एक नई वीडियो के साथ दोबारा फिर मिलते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।